अगला जो पॉइंट है वो है तुष्टीकरण की नीति। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है ना। तुष्टीकरण की नीति, ये तुष्टीकरण की नीति किन्होंने अपनाई थी? इनके एंटी लोगों ने, है ना, कांग्रेस आदि। और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे, उन नेताओं ने क्या किया था उस समय मुस्लिम लीग के प्रति जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई, ये भी बड़ी जिम्मेदार थी। इससे मुस्लिम लीग और जिन्ना क्या हो गए, अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए चले गए। तो भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को आवश्यक समझते हुए मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई थी। ऐसी तुष्टीकरण की नीति इंग्लैंड ने अपनाई थी। इसी कारण क्या हुआ था, है ना, संसार को विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा। और जब भारत के उस समय के राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस ने इस तरीके की नीति अपनाई तो इससे क्या हुआ, विभाजन के रूप में देश को दर्द झेलना पड़ा, जिसका आज भी दर्द हम झेल रहे हैं। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक यानी अलग से प्रतिनिधित्व और विधानमंडल में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की अधिकार को क्या कर दिया था, स्वीकार कर दिया था। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। यानी यहाँ से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को उभारने का, जिन्ना को ये लग गया कि अगर वो थोड़े नखरे करेगा तो कांग्रेस क्या करेगी, उसकी सभी बातें मान लेगी, है ना। तो यहाँ से खुद कांग्रेस ने भी क्या कर दिए थे, अपने हाथ खुद ही जला डाले थे। तब क्या कर दिया उसने, इसे पृथक जो प्रतिनिधित्व, इस बात को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया। इस समय के दो नेता थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एक महात्मा गांधी जी। दोनों ही कांग्रेस के प्रति क्या करते थे, तुष्टीकरण की नीतियों पर चल रहे थे। और इन्हीं की ये तुष्टीकरण की नीति ही क्या आगे चल करके देश के विभाजन का कारण बनी थी। क्योंकि इसने क्या स्वीकार कर लिया, पृथक प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया। किसने कर लिया, कांग्रेस ने कर लिया। यानी क्या करेंगे, मुस्लिम जो मतदाता अपने ही मंडलों में से क्या करेंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे। और विधानसभा में उनकी जनसंख्या से भी अधिक का आरक्षण, यानी जो सीटों पर जो आरक्षण है उनकी क्या थी, मांगे हैं, वो कांग्रेस ने क्या कर ली थी, मान ली थी। ऐसे इसका दृष्टि से इस समझौते को देखा गया कि ये समझौता प्रगतिशील है, लेकिन ये प्रगतिशील नहीं था। कांग्रेस की बड़ी समझने में भूल थी, क्योंकि उसने क्या किया, इसके द्वारा कांग्रेस ने जो सांप्रदायिक राजनीति है उस राजनीति को स्वीकार कर लिया। और साथ में इस समुदाय जो इस समझौते के अंदर क्या था, ये स्वीकार किया कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है तथा समुदायों के हित भी भिन्न भिन्न है। अब ये बात स्वीकार कर ली तो इससे क्या हो गया, समय के बाद में कालांतर के अंदर क्या हुआ, इस समझौते के बहुत ही हानिकारक नतीजे निकले। यानी मुस्लिम लीग की या जिन्ना की जो सांप्रदायिक भावना को पुष्ट किया था या बढ़ावा देने में कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं रखी थी। 1923 से 1933 तक हिंदू महासभा ने लखनऊ में समझौते को क्या किया था, संशोधित करवाने का भी प्रयास किया था। तो इससे भी क्या मुस्लिमों को लगा, मुस्लिम लीग को क्या भाई इस तरीके की पृथकतावादी चीज़ें तो मुस्लिमों के हित क्या होंगे, प्रभावित होंगे। देश के सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने CR फार्मूला 1944 पर भी क्या की थी, जिन्ना से बात की थी, है ना। इससे भी क्या की थी, जिन्ना से बात की थी। और इस फॉर्मूले में क्या था, इस फॉर्मूले के अनुसार मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता की मांग को क्या करना था, समर्थन करना था। मुस्लिम लीग क्या करेगी, भारतीय स्वतंत्रता की जो मांग है उसको क्या करेगी, समर्थन करेगी। लेकिन बदले में क्या था, और युद्ध समाप्ति के बाद क्या किया जाएगा, बदले में मुस्लिम लीग को क्या मिलेगा, युद्ध समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जो भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ क्या है, मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक है ना, जिन क्षेत्रों के अंदर क्या है, मुस्लिम बहुमत में है, जनमत द्वारा निर्णय लिया जाना है कि वे भारत से क्या होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं या भारत के अंदर शामिल रहना चाहते हैं। तो ये वो बात थी जिसके द्वारा क्या किया था। अब बहुत समस्याएं खड़ी हो गई थी यहाँ से, है ना। यहाँ से ही मुस्लिम लीग को क्या था, आगे बढ़ा। यहाँ से एक तरीके से कांग्रेस ने क्या कर दिया था, इसके अंदर सरेंडर कर दिया था यहाँ पर कि मुस्लिमों के लिए अलग से राज्य जो गठन है उसकी बात स्वीकार। यानी यहाँ मुस्लिम लीग के पीछे पड़े रहे कांग्रेस और गांधी जी, जिसमें कभी CR को भेजा, कभी देसाई साहब को भेजा। और इन सब के कारण मुस्लिम लीग का और जो जिन्ना जी है उनका महत्व बढ़ने लगा। वो समझने लगे कि अब हमारे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। और कांग्रेस के अंदर उतना दम नहीं है, हम कांग्रेस को क्या करेंगे, अपने इशारों में चला सकते हैं। और कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो हमारी किसी मांग को अस्वीकार नहीं कर सकती, यानी उसे हमारी बात को स्वीकार करना ही होगा। जैसे बच्चा रूठ जाता है ना, मन मुटाव कैसे कर लेता है, वैसे ही उसने कहा था कि अब हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है। तो कांग्रेस ने ही क्या किया था, कांग्रेस विशेषकर जो गांधी जी है उन्होंने ही क्या किया था, इसको जो तुष्टीकरण की उनकी जो नीति थी
उस नीति ने ही क्या किया था, इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। उसको इग्नोर कर देना चाहिए था इनको। मुस्लिम लीग और जिन्ना के पीछे इतना ये अगर नहीं पड़ते तो क्या हो सकता था कि भारत का उस समय विभाजन नहीं होता, क्योंकि इनको क्या फिर इतना महत्व ही नहीं मिलता। जब हम भी देखते हैं किसी व्यक्ति के पीछे हम ज़्यादा पड़ते हैं तो क्या करता है, वो भी नखरे दिखाना प्रारंभ करता है ना। और इसके अंदर बहुत सारी बातें थी, ऐसी समझौता था, लेकिन उसका न तो संविधान में शामिल होना था न कुछ था। और जिन्ना ने भी क्या किया था, इसको स्वीकार भी नहीं किया था। जिन्ना ने तो सिर्फ बाद में इस समझौते को क्या कह दिया, वो तो क्या करेगा, जिन्ना तो कहा था मुझे तो अलग से पाकिस्तान ही चाहिए, और वो भी चाहिए आज़ादी से पहले, जबकि इसमें आज़ादी के बाद था, है ना। और यानी इस समझौते के अंदर क्या था, मुख्य बात यही थी, CR फॉर्मूले के अंदर जो कांग्रेस ने या गांधी जी ने, या कह सकते हैं गांधी जी कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से जो पाकिस्तान की मांग है उस मांग पर मौन स्वीकृति इसमें दे दी थी। अब गांधी जी ने जिन्ना को बार बार मनाने का प्रयास किया, यही बड़ी समस्या थी। इसी कारण गांधी जी हर बार क्या हुए, जिन्ना के पीछे पड़े रहे, और इसी से क्या हुआ, जिन्ना का अपना जो महत्व है वो क्या हो गया, बढ़ गया। गांधी जी के साथ वार्ता के बाद जिन्ना का क्या हुआ, महत्व अधिक बढ़ गया, क्योंकि उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसे लीड करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी थे, है ना। और गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने अपने सभी आंदोलनों को क्या किया था, स्वीकार करवाया था। और गांधी जी हर समय पीछे पड़े रहे, जिन्ना को शक्तिशाली बनवा दिया। मुस्लिम लीग को संविधान में भाग लेने के लिए सहमत किए बिना ही 1946 के अंदर अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया। जब पहले नेहरू जी के नेतृत्व में पहले मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, और जब वेवेल को लगा कि यार एक जो सरकार, इसका महत्व बहुत बढ़ रहा है, जनता के अंदर इसका प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत अच्छे कार्य कर रही है, तब इसको रुकवाने के लिए क्या किया था, लॉर्ड वेवेल ने जिन्ना को मना लिया था। और जिन्ना ने भी देखा ऐसे बाहर रहने से हमारा महत्व कम हो रहा, तो उसने क्या किया था, अंतरिम सरकार में शामिल होकर के अपना जो उद्देश्य उसको प्राप्त करने का प्रयास किया था। वहाँ अंगड़ाई की क्या की थी, नीतियाँ जो क्या की थी उसने निभाई थी, है ना, अपनी नीतियों को वह अपनाया था। और वहाँ भी जब समझौता हुआ था तब क्या था, नेहरू जी ने ये समझौता नहीं किया था भाई कि मुस्लिम लीग क्या करेगी, संविधान सभा के अंदर शामिल हो, ऐसा कोई समझौता नहीं लिया था। जब बाद में ऐसी बात कही थी तो मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया। जिन्ना ने कहा हमने ऐसी कोई बात नहीं रखी थी, हम संविधान सभा में शामिल होंगे। इधर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए शक्तिशाली बनता गया, और कायदे आजम यानी महान संगठन करना, ये कहा भी किसने था, महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। महात्मा गांधी जी ने ही इन्हें क्या किया था, पुष्ट किया था, है। जब उन्होंने अंतरिम सरकार के समय भी कहा था गांधी जी ने कि जिन्ना ज़्यादा करता, तो सारी जो अंतरिम सरकार है बनाने के लिए वो जिन्ना को ही सौंप दिया जाए, ताकि भारत का विभाजन क्या हो, रोका जा सके। और धीरे धीरे फिर उनको क्या किया, बैठक में क्या किया था, महान संगठनकर्ता, कायदे आजम जैसी उपाधियों से जब गांधी जी ने विभूषित किया, तो इससे जिन्ना का बहुत ही महत्व बढ़ गया था। इस तुष्टीकरण की नीति का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मुस्लिम सांप्रदायिकता की भावना है उसको बढ़ावा मिला। अब देखें कि अंतरिम सरकार की क्या है असफलता। जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसकी क्या थी, असफलता। कैसे असफल रही, क्या पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे, जिनके आधार पर क्या था, आखिर भारत का विभाजन हो गया था। उन पॉइंट्स को हम देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो क्या था, अंतरिम जो सरकार थी, अंतरिम सरकार में क्या था, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए, जबकि कांग्रेस को क्या थी, दुर्बल यानी कमज़ोर करने के लिए ही शामिल हुई थी, है ना। वो किसी फ़ायदे के लिए या देश को चलाने के लिए इसके लिए शामिल नहीं हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए शामिल हुई थी, कांग्रेस को कमज़ोर बनाने के। जैसा कि उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, वो भी क्या करते थे, ऐसा ही चाहते थे। इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपने द्वितीय श्रेणी के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया, यानी प्रथम श्रेणी के नेता नहीं भेजे, द्वितीय श्रेणी के जो नेता भेजे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही इसमें क्या किया था, अपनी बाधा डालने का ही काम किया था। जैसे अब्दुल रब नत्तार थे, है ना, ये जो लियाकत अली वगैरह थे, ये सारे के सारे क्या थे, इसके दूसरी श्रेणी के चेले थे, है ना। तो उसके नेता थे, और उनको इसीलिए भेजा ताकि वो अंतरिम सरकार को क्या करवा दे, विफल करवा दे, उसके कार्यों में बाधा डाले। इन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के काम में बाधा डाली। बाधा के बारे में मैंने आप अंतरिम चैप्टर जो अंतरिम सरकार वाला अलग से पढ़ा, उसमें मैं बता दिया है, जिसमें लियाकत अली क्या थे, वित्त मंत्री थे। इस कारण उन्होंने हर मामले में क्या अड़ाया, रोड़ा अड़ाने का प्रयास किया। अंतरिम सरकार से ये क्या हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ में मिलकर सरकार चलाना क्या है, असंभव, ये संभव ही नहीं है। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या है, एक क्या है, दो पार्टियां ही नहीं है, ये दो देश भी है ना।
तो और जिसका उद्देश्य क्या था, मुस्लिम लीग ने अपना उद्देश्य इसीलिए शामिल हुई थी कि सरकार कार्यों को बांधा डाल करके जो पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को क्या करे, आगे बढ़ाए। तो इसी तरीके का उसने क्या किया था, प्रयास किया था। और बाद में शामिल होने के बाद मुस्लिम लीग ने जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसका भी क्या किया था, बहिष्कार किया था। और वो कहा था कि वो हम इसमें क्या होंगे, शामिल नहीं होंगे। और जो इसके निर्णय है संविधान सभा में, वो बाद में क्या होंगे, ब्रिटिश सरकार ने भी घोषणा कर दी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में क्या होंगे, वो लागू नहीं होंगे। अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे सांप्रदायिक दंगे। अब देखो सांप्रदायिक दंगे जो ये ऐसी घटना है जिस घटनाओं के बाद में क्या हो गया, बहुत ही दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या था, सांप्रदायिक दंगे। तो देखो मुस्लिम लीग ने क्या था, पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 में क्या कर दिया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू कर दी थी। जब उसे अंतरिम सरकार के अंदर शामिल होने को कहा था, मुस्लिम लीग क्या हुई थी, अंतरिम सरकार के अंदर शामिल नहीं हुई थी। और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। यानी क्या किया, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जिसमें, है ना, 16 अगस्त 1946 को, जिसके अंदर क्या था, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर क्या किया था, रक्तपात, विशेषकर कलकत्ता के अंदर बहुत ही ज़्यादा रक्तपात किया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, है ना, इसके परिणाम स्वरूप देश के कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। और बंगाल की मुस्लिम लीग सरकार ने इसे रोकने के स्थान पर क्या की थी, इनकी सहायता की। यहाँ सूरावर्तियों की सरकार थी जिसका सपोर्ट मुस्लिम लीग भी कर रही थी। तो इसने दंगों को रोका नहीं, इसकी बजाय क्या किया था, इसने जो उपद्रवी लोग थे उनकी क्या की थी, सहायता की थी। इससे क्या हो गया, परिस्थितियाँ विस्फोटक हो गई और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। और यहाँ तक कि जो यहाँ की जो कलकत्ता की जो सूरावती सरकार थी, मुस्लिम लीग भी जिसमें पार्टिसिपेट थी, उसने क्या किया था, 16 अगस्त के दिन क्या किया था, सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया ताकि क्या हो, सांप्रदायिक दंगे बढ़ें, उनकी भीषणता को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने क्या किया था, बंगाल के अंदर क्या किया था, एक ही दिन के अंदर कई हजार लोगों का कत्लेआम कर दिया, जिसे महान कलकत्ता नरसंहार के नाम से जाना जाता। साथ साथ में बिहार, सिलट, बम्बई और गढ़ मुक्तेश्वर, इन क्षेत्रों में की भी क्या किए गए थे, मुस्लिम लीग द्वारा भयंकर दंगे किए थे। तो सांप्रदायिक दंगों की भीषणता के विस्तार को देखते हुए बाद में गांधी जी, नेहरू, पटेल आदि ने क्या कर लिया, भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। जबकि गांधी जी प्रारंभ में इसके विरुद्ध थे। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत का जो विभाजन है वो मेरी लाश पर होगा, इससे पहले नहीं होगा। लेकिन इस घटनाओं के बाद में और अंग्रेजों ने भी यहाँ से क्या कर दिया कि अब स्थितियाँ उनके हाथ से निकलती जा रही है। इसके कारण क्या कर दो, भारत को आज़ाद कर दो, यानी जिसको बढ़ावा, जिस विष को अंग्रेजों ने पाला, अब स्थिति ये हो गई कि वो अब अंग्रेजों के नियंत्रण में भी नहीं थी। यानी जिस मुस्लिम लीग का उसने पोषण किया था, उसने अब ऐसी कार्रवाइयाँ कर दी कि वो अब अंग्रेजों के भी बस के अंदर नहीं था इसको रोकना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत क्या होता, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतया क्या हो जाएगा, ये नष्ट भी हो जाएगा। तो इसी कारण इनको क्या करना था, स्वीकार करना था। यानी इन्होंने क्या कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि हमने महसूस किया कि हमने क्या है, अगर विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। अभी तो थोड़ा जितना कुछ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके नष्ट हो जाएगा, है ना। कार्यकाल में मेरे 1 वर्ष का जो अनुभव है उससे मुझे ज्ञात हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें क्या, किस ओर ले जा रहा है, विनाश की ओर। इसलिए ऐसा करने पर हमारे पास में क्या एक नहीं कई पाकिस्तान होते, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, विभाजन स्वीकार करना पड़ा। और हमारे प्रत्येक कार्यालय में क्या होती, जो एक पाकिस्तान है उसकी शाखा होती, अगर हम विभाजन को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण हमें स्वीकार कर लेना पड़ा। और अगले जो व्यक्ति थे कांग्रेस के गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उनका भी कोटेशन हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को या तो विभाजन स्वीकार करना था अथवा क्या करनी थी, उन्हें आत्महत्या करनी थी। यानी कांग्रेस के अलावा 2 ही ऑप्शन थे, या तो विभाजन स्वीकार करे या आत्महत्या कर ले। इसके अलावा उसके पास कोई, यानी कह सकते हैं एक ही ऑप्शन था इसमें कांग्रेस के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, विभाजन को स्वीकार करना ही था। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को क्या किया था, भारत के विभाजन के लिए तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इन्होंने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को समझाया और इनके लिए इनको दोनों को क्या कर लिया, तैयार कर लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, निश्चित ही ये हमारा दोष है, यानी ये हमारी कमजोरी है। पंडित जो नेहरू जी ने कहा था, निश्चित ये हमारा दोष है कि हमें अपनी कमजोरियों का दंड भुगतना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जोड़ तोड़ पैदा करने के लिए क्या किया था, जोड़ तोड़ पैदा करने के लिए सोच समझ कर जो कुछ किया, उसके लिए मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। दूसरे सभी घार भव जाएंगे, लेकिन किंतु
ये घाव कहीं अधिक समय तक क्या करता रहेगा, रिश्ता रहेगा। और क्या है, वर्तमान में आज समय तक भी क्या था, ये रिश्ता ही रहा। वर्तमान में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जारी है। रोज आप देखते हो गोलीबारी की घटनाएं होती है जिसमें सैनिक शहीद होते हैं। इसके अलावा आम जन भी इसमें क्या करते हैं, मारे जाते हैं। यानी ये जो और इसके अलावा भारत के अंदर जो पाकिस्तान प्रेरित जो आतंकवाद की जो घटना है वो निरंतर आज भी जारी है। और जो देश, दोनों ही देशों के बीच में क्या है, जो आज भी जो विद्वेष की घटना है, आपसी तनाव है, वो आज भी बना हुआ है ना। यानी जो सांप्रदायिकता है वो क्या है, आज भी निरंतर जारी है और इसको बढ़ती ही जा रही है। तो ये थे हमारे भारत के विभाजन के कारण। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के क्या कारण थे और भारत की स्वतंत्रता के अंदर क्या सहायक तत्व थे। उन सहायक तत्वों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।